आज हम एक प्रॉब्लम जो कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये स्टेट करता है कि अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible leads. The wire is then subjected to a constant magnetic field of magnitude 0.5 Tesla, which is directed as shown. What are the magnitude and direction of the current in the wire needed to remove the tension in the supporting leads? यानी कि प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारे पास एक यहाँ पर ये एक वायर है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और उसका जो मैस है वो 10 ग्राम है, और इसको दो फ्लेक्सिबल लीड्स जैसे कि ये एक और एक ये लीड इसके साथ क्या किया गया है, बांधा क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये लटकी हुई है यानी कि हैंग हुई हुई है। फिर आप क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जो कि यहाँ पर क्रॉस रिप्रेजेंट से की जा रही है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 0.5 टेस्ला है। अब आपने ये बताना है कि करंट का क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि जो सपोर्टिंग लीड्स हैं जिन्होंने इस वायर को सस्पेंड करके रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो बज़ाहिर तो ये प्रॉब्लम इस तरह का ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर है जिसकी चले हम लेंथ मान लेते हैं कि वो L है, वो मौजूद है। वैसे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम कह लेते हैं कि वो I है। तो जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो असल में हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर में देखा था कि वो जो फोर्स होती थी हमारे पास वो बराबर होती थी ILB साइन थीटा के। तो चूंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है तो उस फोर्स को हम FB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि जिसमें I जो है वो करंट है जो कि चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, जबकि L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जबकि जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक मैग्नेट क्रिएट करता है और जब उसकी सराउंडिंग में कोई और मैग्नेट आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। जबकि ये जो थीटा है ये एंगल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब हमारे सिनेरियो में ये जो क्रॉस है ये जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये असल में बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट कर रही है इनटू द पेज। अब हमारा तो मकसद इस प्रॉब्लम में असल में ये है ना कि हमने वो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है जिससे आपके पास ये जो लीड्स हैं इनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए। वो तभी ख़त्म होगी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि जो कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो ज़मीन इसको क्या कर रही होगी, वो अपनी जानिब नीचे की तरफ खींच रही होगी, तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वो इसके वेट के बराबर होगी, जबकि जो वेट है वो हमारे पास होता है मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन लीड्स की सपोर्ट तभी ख़त्म होगी जब आपके पास जो नीचे लगने वाली फोर्स है वो बैलेंस हो जाए ऊपर लगने वाली फोर्स से। अभी जो ऊपर लगने वाली फोर्स होनी चाहिए वो असल में, क्योंकि ये कंडक्टर किस में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगनी चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए। और इसको लीड्स के बगैर सस्पेंड रखने के लिए ज़रूरी है कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ये एक्चुअली क्या करे, ऊपर की जानिब लगे। और वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होना चाहिए जितना उसकी बॉडी का वेट है। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसके साथ, FB के साथ। FB को हम वेट के इक्वल रखेंगे और वहाँ से वो करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा जो कि कम से कम चाहिए ताकि बगैर लीड्स के ये जो कंडक्टर है या वायर है ये सस्पेंड रहे इस मैग्नेटिक फील्ड में। ये तो एक ओवरव्यू हो गया ना। अब जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, फिर वही कंडीशन जो मैंने अभी बताई उसको हम इंप्लीमेंट करके करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ चूंकि हमारे पास कितनी दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है, तो जबकि लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो तो मीटर है। तो हम इस 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 50 को डिवाइड करूँगा 100 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100 और वो आ जाएगा आपके पास 0.5। तो लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर बराबर है 0.5 टेस्ला के। तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं कि 0.5
तो मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है। अब हमने करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है, तो आई जो है वो हमने फाइंड करना है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आई फाइंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम जो करंट की डायरेक्शन है उसको मालूम करेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पता होगी तो तभी आपके पास पता चल पाएगा, या उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे करंट का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन के बारे में एक आइडिया आपको मिला है ना, कि वो किस तरफ पॉइंट करनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स वो अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो इनटू द पेज है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की जानिब है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड रूल है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसी की बुनियाद पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अपने दाएं हाथ की उंगलियां हैं उसको उस तरफ पॉइंट कीजिए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जानिब है, तो इस दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो किस जानिब पॉइंट कर रही हैं, अंदर की जानिब। अब मैग्नेटिक फोर्स आपके पास, ये जो आपके हथेली है ना, पाम आपको बताता है फोर्स की डायरेक्शन को, जबकि थंब आपको बताता है करंट की डायरेक्शन को। तो पाम आपके पास ऊपर की जानिब तभी पॉइंट करेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की जानिब तभी पॉइंट करेगी जब जो करंट है इस वायर में से वो इस पॉइंट से इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, यानी कि दाएं जानिब। यानी कि एक चीज तो क्लियर होगी कि आपके पास जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और जो करंट है वो इस तरफ है, यानी कि ए से, चलें इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉल बी, एक इस तरफ। मैग्नेटिक फोर्स तभी ऊपर की जानिब होगी जब करंट ए से इस तरफ बी की तरफ जा रहा होगा, यानी कि चार्जेस का फ्लो ए से बी पॉइंट की तरफ हो। अब इनको जो वायर्स हैं, सॉरी जो वायर है, इसको लीड्स के बगैर सपोर्ट के लिए क्या ज़रूरी था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेट के बराबर हो। तो उसी से मदद से हम क्या करेंगे कि अपनी जो करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ। अब हम अपनी वो जो कंडीशन है वो सब्सिट्यूट कर देंगे, जिसमें एफ पी जो है वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि जो थीटा है, जो कि एंगल है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अब चूंकि लेंथ राइट जानिब है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, जो कि एक दूसरे के क्या बनते हैं, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा 90 डिग्री होता है और साइन 91 होता है। तो हम सिर्फ फिर क्या लिख लेंगे, आई एल बी लिख लेंगे यहाँ पर। तो एफ बी की जगह आ जाएगा आई एल बी, जबकि वेट की जगह हमारे पास आ जाएगा एम जी। अच्छा, अब इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपके पास इस वायर का जो मैस है वो आपको 10 ग्राम दिया गया है। तो चलें उसी मैस को, क्योंकि मैस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो ग्राम की बजाय क्या है, किलोग्राम, तो हम 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसको करने के लिए 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 10 को तकसीम कर दूंगा 1000 से, तो एक जीरो इससे कट जाएगा। तो आपके पास जो मैस इन किलोग्राम आ जाएगा वो 1/100 किलोग्राम होगा, जो कि आपके पास होता है 0.01 kg। तो चलें अब आई को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो आई हमारे पास आ जाएगा बराबर एम जी अवर एल बी के। तो एम जी आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, डिवाइडेड बाय आ जाएगा एल बी, और उसके बाद हम यहाँ पर मैस की वैल्यू पुट करेंगे। मैं कैलकुलेटर पर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मैस की वैल्यू को 1/100 जो होता है वो 0.01 होता है, जो कि हम लिख चुके हैं। तो अब हम सिर्फ वैल्यूज जो हमें पता है उनको सब्सिट्यूट करेंगे, तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो निकल कर आ जाएगा। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 0.01, जबकि जो जी है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास होती है 9.8, यहाँ पे हम ले रहे हैं। जबकि डिवीजन में आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा जो कि 0.5 है। उसके साथ साथ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्चुअली 0.5 टेस्ला है। तो अब आपके पास सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो मैं सबसे पहले 0.01 को मल्टीप्लाई करता हूँ आपके सामने 9.8 के साथ, तो जवाब हमारे पास आया 0.098। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्लियर करते हैं और 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन 0.5 के साथ, तो उसका जवाब आ जाता है 0.25। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25। अब हम इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास न्यूमरेटर का आंसर आता है जो कि 0.098 था, उसको डिवाइड करेंगे हम 0.25 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.392। तो इतना ही एम्पेयर करंट फ्लो होना चाहिए। तो इतने एम्पेयर करंट जब इस वायर में से फ्लो होगा जो कि ये वाली है, तब आपके पास जिन लीड्स के साथ इसको सपोर्ट दी जा रही थी उनकी ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। साथ शर्त ये भी है कि जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब फ्लो करे, यानी कि चार्जेस ए से बी की तरफ फ्लो करें। तो ये जो 0.392 है ये इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है, और फ्लो किस तरफ होना चाहिए, वो ए से बी की तरफ होना चाहिए, और यही डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डायरेक्शन को वेक्टर के तौर पे ना देखिएगा, क्योंकि करंट बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो ए से बी है ये लेंथ की डायरेक्शन है, और उसी तरफ जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो हम कह देते होते हैं कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पर मबनी था उसको सॉल्व किया।